नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने जापान की लोक कथाओं से ली गई एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है जादुई टोपी। शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जापान के समुद्र किनारे एक गांव में एक भला सा लड़का रहता था। उसका नाम था साकुजो। उसकी आदत थी कि वह रोजाना शाम के समय समुद्र किनारे घूमने जाया करता था। उसे वहां डूबता सूरज देखना बहुत पसंद था। जब समुद्र की उठती लहरें दूर तक तट की रेत को भिगोकर चली जाती तो उस पर ढलते सूरज के रंग देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन शाकुजो समुद्र के किनारे टहल रहा था कि उसने देखा अचानक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी है। उसने सोचा कि कहीं यह सुनामी न हो। वह समुद्र तट की उल्टी दिशा में ऊंची जगह की ओर दौड़ने लगा। वह आगे आगे दौड़ रहा था और उसे लग रहा था कि लहर उसका पीछा करते करते उस तक आ पहुंची है। वह जल्दी जल्दी ऊंची जगह पर चढ़ गया। तभी वह लहर भी उसे भिगोती हुई वापस लौट गई। वह बेहद डर गया था, लेकिन अब उसे लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद समुद्र कुछ शांत हो गया तो वह फिर ऊंची जगह से नीचे उतरने लगा। उसने तब वहां देखा कि एक नीची जगह पर समुद्र की लहर के साथ आया पानी रुक गया है और वहां एक उथली और छिछली सी पोखर बन गई है। वह उस पोखर पर पड़ते सूरज के प्रतिबिंब को देखने के लिए रुक गया। अचानक उसने उस पानी में एक सुंदर सी सोन मछली को देखा, जो पीछा करती एक बड़ी मछली से बचने का प्रयास कर रही थी। इससे पहले कि बड़ी मछली इस सोन मछली को खा जाती, साकुजो ने उसे अपने हाथ से ऊपर उछाल दिया और अपनी मुट्ठी में कुछ पानी भरकर उसमें सोन मछली को डालकर वह समुद्र तट की ओर दौड़ पड़ा तथा उसने उस सोन मछली को समुद्र के पानी में डाल दिया। पानी में जाते ही सोन मछली की छटपटाती जान में जान आ गई। वह खुशी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी, मानो साकुजी को धन्यवाद कहना चाह रही हो। इसके बाद फिर वह पानी की गहराइयों में खो गई। साकुजो को खुशी हुई कि आज उससे एक छोटा सा पर अच्छा काम हो गया है। किसी की जान बच गई। शाम भी घिर आई थी, इसलिए उसने घर लौटने का फैसला किया और वह वापस लौटने लगा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे लगा उसे कोई बुला रहा है। सुनिए सुनिए, उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर लड़की उसे आवाज दे रही थी, लेकिन वह उसे नहीं जानता था। इसलिए सोचा कि वह किसी और को बुला रही होगी। ऐसा सोचकर वह फिर आगे बढ़ गया। उसने फिर वही आवाज सुनी, सुनिए सुनिए, मैं आपको ही बुला रही हूं, कृपया रुककर मेरी बात सुनिए। साकुजो रुक गया और उसने देखा कि वह सुंदर लड़की उसकी ओर चली आ रही है। पास आकर उसने उसे कोनिचिवा, नमस्ते कहा और कई बार झुककर उसका अभिवादन किया। साकुजो ने कहा, क्या आप मुझे ही रुकने के लिए कह रही हैं? आप कौन हैं और क्या बात है? उस सुंदर लड़की ने कहा, मैं समुद्र के देवता की राजदूत हूं और उनका संदेश लेकर आपके पास आई हूं। समुद्र के देवता का संदेश? मैं कुछ समझा नहीं, शाकुजो ने आश्चर्य से कहा। तब उस लड़की ने कहा, आप बड़े दयालु हैं। आज कुछ देर पहले आपने जिस सोन मछली की जान बचाई थी, वह समुद्र के देवता की प्रिय बेटी है। समुद्र के देवता ने मुझे आपसे ये प्रार्थना करने के लिए भेजा है कि आप हमारे देवता के महलों में आने की कृपा करें। साकुजो ने हंसते हुए कहा, मैं तो तैरना भी नहीं जानता हूं, मैं तुम्हारे देवता से मिलने नहीं जा सकता। तब उस लड़की ने कहा, हे दयालु युवक, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वस्तुतः मैं एक बड़ी जेलफिश हूं। तुम बस मेरे ऊपर बैठ जाना, मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगी और तुम्हें यहाँ
वापस भी लेकर आऊंगी। डरिए मत, मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। ऐसा कहकर वह सुंदर लड़की एक बड़ी सी जेलफिश में बदल गई और फिर साकुजो उसके ऊपर बैठ गया। उसके बैठते ही जेलफिश तेजी से समुद्र के पानी को चीरती हुई नीचे की ओर जाने लगी। पहले तो साकुजो को बड़ा डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। समुद्र के अंदर की दुनिया को देखने का अद्भुत अवसर उसे मिला था। वह चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां, मूंगे के पहाड़ और तरह तरह के सुंदर दृश्यों को देखता हुआ तेजी से समुद्र की तली में बने एक विशाल महल के दरवाजे पर पहुंच गया। जेलीफिश का इशारा पाते ही महल के दरवाजे खुल गए और उसे सीप की बनी एक सुंदर सी पालकी में बिठाकर समुद्र के देवता के पास ले जाने की व्यवस्था की जाने लगी। तब उस जेलफिश ने साकुजो के कान के पास आकर धीरे से कहा, हमारे देवता तुमसे कुछ पुरस्कार मांगने के लिए कहेंगे। तुम पहले तो कहना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वे तुमसे बार बार कहेंगे तो तुम उनसे जादुई टोपी मांग लेना। ये जादुई टोपी उनके पास ही रहती है और पूरी दुनिया में अपनी तरह की एक ही है। वे पहले तो मना करेंगे, कुछ और मांगने के लिए कहेंगे, लेकिन तुम केवल यही एक चीज मांगना। अंत में वे इसे तुम्हें अवश्य ही दे देंगे, क्योंकि तुमने उनकी एकमात्र लाडली बेटी को बचाकर उन पर बड़ा उपकार किया है। ऐसा कहकर जेलीफिश जल्दी से कहीं चली गई। तब तक वहां और भी बहुत से सेवक आ चुके थे और वे उसकी पालकी उठाकर उसे समुद्र के देवता के विशेष अतिथि कक्ष में ले गए। समुद्र के देवता ने स्वयं उठकर साकुजो का स्वागत किया और उसे अपने सिंहासन के पास ही बिठाया। तब तक जल परियों का नृत्य शुरू हो गया था और उसके बाद साकुजो के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया गया। साकुजो को यह सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि घर पर उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। इसलिए साकुजो ने समुद्र के देवता से जाने की आज्ञा मांगी। समुद्र के देवता ने साकुजो से प्रार्थना की कि वह कुछ देर और रुक सके तो कृपा होगी, लेकिन साकुजो ने जब जल्दी जाने का कारण बताया तो देवता ने कहा, मैं भी पिता हूं, इसलिए आपकी बात को अच्छी तरह समझ सकता हूं। आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपनी कोई भी इच्छा मुझे बताने की कृपा करें। उसे पूरा करके मुझे बहुत खुशी होगी। साकुजो ने कहा, आपके महल में यह अति विशिष्ट स्वागत सत्कार पाकर ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। देवता ने फिर कहा, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपने मेरी एकमात्र प्रिय बेटी की जान बचाई है। मैं बगैर कोई उपहार दिए आपको जाने नहीं दूंगा। आप अपनी पसंद की वस्तु बताने की कृपा करें। तब साकुजो ने जेलीफिश की बात को याद करते हुए कहा, अगर आप कुछ देने की जिद ही कर रहे हैं तो कृपा करके वह जादुई टोपी दे दें जो आपके पास रहती है। देवता साकुजो की मांग सुनकर एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, आपने मेरी सबसे प्रिय वस्तु मांग ली है, लेकिन मैं उसे देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरी बेटी की जान बचाने की कृपा की है। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी प्यारी है। उसकी जान बचाने के पुरस्कार के रूप में मैं वह जादुई टोपी आपको उपहार में देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिंहासन के हत्थे के नीचे बने एक गुप्त स्थान से एक छोटी सी टोपी निकालकर उसे दे दी। साकुजो ने समुद्र के देवता की उदारता की प्रशंसा करते हुए उसे उसके उपहार के लिए कई बार धन्यवाद दिया और फिर जाने की आज्ञा मांगी। समुद्र के देवता ने ताली बजाकर उसी जेलीफिश को बुलाया और कहा कि हमारे अति विशिष्ट मेहमान को ससम्मानित इनके गांव तक पहुंचा कराओ। जेलीफिश साकुजो के सामने आकर झुककर खड़ी हो गई। साकुजो समुद्र के देवता को से अंतिम विदा लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। देवता ने उसे हाथ हिलाकर सायोनारा कहकर सम्मान सहित विदा किया।
जेलीफिश जल्दी जल्दी समुद्र तल से ऊपर उठने लगी। शाकुजो सोच रहा था कि इस छोटी सी टोपी में ऐसी क्या खास बात है कि इस जेलीफिश ने मुझसे इसे ही मांगने के लिए कहा। तभी जेलीफिश बोली, तुम ये सोच रहे हो ना कि इस टोपी में ऐसी क्या खास बात है कि मैंने इसे ही मांगने के लिए कहा है। साकुजो ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं यही सोच रहा था। तब जेलीफिश ने बताया कि इस टोपी की विशेषता यह है कि इसे अपने सिर पर पहनकर तुम पशु पक्षियों की भाषा भी सुनने समझने लगोगे। तब तक समुद्र का वह किनारा भी पास आ गया था जहां से साकुजो ने यात्रा शुरू की थी। उसने जेलीफिश को बहुत धन्यवाद दिया। जेलीफिश भी धन्यवाद कहकर वापस लौट गई। साकुजो कुछ देर तक तट पर बैठा रहा। वह सोच रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ घटा है वह सच है या सपना है। तभी उसे उस टोपी का ध्यान आया। उसने अपनी जेब देखी तो उसमें एक छोटी सी टोपी रखी थी। उसे तब जाकर यह विश्वास हुआ कि हाँ, कोई बात हुई है। उसने सोचा कि अब यह देखा जाए कि यह टोपी जादुई है भी या नहीं। ये सोचकर उसने उसे अपने सिर के ऊपर पहन लिया। अरे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उसे आसपास बैठी चिड़ियों की भाषा समझ में आने लगी। तभी उसने देखा कि आसमान में कुछ गोरैया उड़ती जा रही है और आपस में बात करते हुए कह रही है, धरती पर रहने वाले आदमी ये समझते हैं कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन बहन गोरैया, सच तो बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग मूर्ख ही होते हैं। अब तुम ही देख लो, यहाँ से थोड़ी दूर पर जो नदी बह रही है वहां पेड़ के किनारे एक बड़ा सा पत्थर रखा है और लोग वहां से रोज निकलते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह हरी हरी काई लगा पत्थर नहीं, सोने का बड़ा टुकड़ा है। ऐसा कहकर वे गोरियां आपस में हंसी ठिठोली करती हुई साकुजो के ऊपर से उड़ती चली गई। साकुजो उनकी बातें सुनकर अवाक रह गया। वह जल्दी से उठा और नदी के किनारे वाले पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने सचमुच में ही एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा देखा जो देखने में काई लगा पत्थर ही नजर आ रहा था। तब उसने जोर लगाकर उसे वहां से हिलाया और उठाकर नदी किनारे से ले जाकर धोने लगा। जब काई नहीं उतरी तो वह एक पत्थर से उसे रगड़ने लगा। पत्थर की रगड़ खाकर धीरे धीरे काई उतर गई और पत्थर लगने वाला टुकड़ा चमकने लगा। सचमुच वह सोने का ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। उसने खुश होकर उसे अपने थैले में डाल लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पर उसकी बेचारी माँ बड़ी चिंता में पड़ी थी कि आज अभी तक उसका बेटा घर क्यों नहीं आया है। उसे बार बार बुरी बातें सूझ रही थी। किसी ने कह दिया था कि उसे शायद समुद्र में उठी बड़ी लहर बहाकर ले गई है। ये सुनकर तो वह पागल ही हो गई थी, पर तभी किसी ने बताया कि उसने उसे बाद में समुद्र तट पर घूमते हुए देखा था। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करती हुई साकुजो की राह देख रही थी। और जब साकुजो हंसते गाते घर में घुसा तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसने अपनी माँ को जादुई टोपी की बात के अलावा सभी बातें बताई और सोने का बड़ा टुकड़ा भी उसे दे दिया। माँ को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा अब उसकी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और साकुजो को दिया। यूं तो साकुजो का पेट भरा था क्योंकि वह समुद्र के देवता के महल में मिली दावत में बहुत बढ़िया खाना खाकर आया था, लेकिन फिर भी माँ का मन रखने के लिए उसने उसका बनाया खाना बहुत स्वाद लेकर खाया। फिर वह गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह सुबह उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास वाले बाग में बहुत से कौवे काऊ काऊ कर रहे हैं। उसके मन में आया कि जादुई टोपी पहनकर इनकी बात भी सुननी चाहिए। उसने जल्दी से उठकर वह जादुई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहनकर खिड़की पर आकर उनकी बातें सुनने लगा। एक कौवा दूसरे से कह रहा था, मैं समझा करता था कि धरती पर रहने वाले लोग कुछ समझदार होंगे, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं ही मूर्ख था, नहीं तो उन्हें समझदार समझने की भूल क्यों करता। अब देखो,
नगर के सबसे धनी व्यक्ति की बेटी को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सका। उन्होंने दूर दूर के बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य सभी को आजमा लिया है, लेकिन कोई भी उसकी लड़की को ठीक नहीं कर सका है। कोई उसे ठीक कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी बीमारी दवाई से ठीक होने वाली नहीं है। सच बात तो यह है कि जब इस धनी व्यक्ति का मकान बन रहा था तो उसकी दीवार में एक सर्प भी चिन दिया गया है। अब वो सर्प वहां तड़प रहा है और उसकी जहरीली सांसों से वह लड़की बीमार पड़ गई है। जब तक दीवार से उस सर्प को निकाला नहीं जाएगा वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसकी बातों को सुनकर दूसरे कौवे ने प्रश्न किया, पर किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी दीवार में और कहां पर वह सांप चिन्ह दिया गया था। पहला कौवा हंसकर बोला, अरे वह तो लड़की के पलंग के ठीक पीछे की दीवार पर बने एक छोटे से छेद के पीछे फंसा हुआ है। उसी छेद से उसकी जहरीली सांस लड़की के सिर के ऊपर वाले हिस्से में घूमती रहती है। यदि सांप वहां से चला जाए और कमरे में लोबान और अगरबत्ती जलाकर हवा को शुद्ध कर दिया जाए तो लड़की ठीक हो जाएगी। दूसरे कौवे ने दुख प्रकट करते हुए कहा, बेचारी लड़की तो अब मर ही जाएगी, क्योंकि ऐसा दुनिया में कौन है जो इतनी गहरी बात सोच पाएगा। पहला कौवा बोला, हाँ भाई, तुम कहते तो ठीक ही हो, और हम कर भी क्या सकते हैं। साकुजो ने सारी बात सुनकर फैसला किया कि वह तुरंत शहर जाकर उस धनी व्यक्ति की लड़की को बचाने की कोशिश करेगा। ऐसा सोचकर साकुजो शहर जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माँ आ गई। माँ ने पूछा, कहीं जा रहे हो क्या? साकुजो बोला, हाँ माँ, मुझे शहर में कुछ काम है। तब माँ ने कहा, देखो साकुजो, अब तुम बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। अब तुम जल्दी से विवाह कर लो तो मुझे भी कुछ आराम मिल सकेगा। साकुजो हंसकर बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही एक बहू तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, पर अब मुझे जाने दो, बहुत जल्दी बहुत जरूरी काम है। यदि देर हो गई तो किसी की जान जा सकती है। ऐसा कहकर साकुजो शहर की यात्रा पर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर वह सोचने लगा कि उस धनी व्यक्ति के मकान को कैसे खोजेगा, लेकिन ये चिंता बेकार थी। शहर में घूमते ही उसे एक बड़ा सा इश्तिहार दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि जो कोई भी उस अमीर व्यक्ति की लड़की को स्वस्थ कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शीघ्र ही वह धनी व्यक्ति के मकान के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा आलीशान मकान है और लगता था कि जैसे कुछ ही दिन पहले बनकर तैयार हुआ है। साकुजो ने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। एक नौकर ने दरवाजा खोला। साकुजो ने उसे बताया कि वह उस धनी व्यक्ति की बीमार लड़की का इलाज करने के लिए आया है। नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक कई बार देखा। उसे लगा कि यह गंदा सा लड़का क्या इलाज करेगा। बात यह थी कि शहर तक की यात्रा में साकुजो के कपड़े धूल से लथपथ हो गए थे। तभी अंदर से धनी व्यक्ति की आवाज आई, दरवाजे पर कौन आया है? नौकर ने बताया कि कोई जवान लड़का है जो कहता है कि वह बीमार लड़की को ठीक कर देगा। ये सुनते ही वह धनी व्यक्ति भागता हुआ उसके सामने आया। साकुजो को देखते ही उसके मन में भी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसने उसे एक मौका देने की बात सोची। वह बोला, नवयुवक, तुम जानते हो कि मेरी लड़की कितनी बीमार है। सभी बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य इसका इलाज कर करके हार गए हैं। क्या सचमुच तुम उसे ठीक कर सकते हो? साकुजो ने बड़े विश्वास से उत्तर दिया, महोदय, जब सभी इलाज कर करके हार गए हैं तो मुझे भी एक मौका देने की कृपा करें। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति साकुजो को अपनी बीमार लड़की के कमरे में ले गया। वहां बहुत से लोग थे। जब उन्हें पता लगा कि यह लड़का इस बीमार लड़की का इलाज करने आया है तो सभी मन ही मन हंसने लगे। साकुजो ने अंदर घुसते ही कमरे को हर ओर से देखना शुरू किया और फिर वह लड़की के सिरहाने आकर खड़ा हो गया। उसने सिर के पीछे की दीवार को ध्यान से देखा। वहां उसे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसे यह भी देखते देर न लगी कि उस छोटे से छेद से सांप की जीभ बाहर भीतर आ रही है। वह सब समझ गया। उसे कौवों की बात पर भरोसा हो गया। तब उसने धनी व्यक्ति से कहा, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी लड़की को ठीक कर सकूंगा,
लेकिन मैं जो कहूं उसे आप करने की कृपा करें। धनी व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप बताने की कृपा करें। तब साकुजो ने कहा, सबसे पहले तो इस कमरे से सभी लोगों को बाहर चले जाने के लिए कहें। फिर 4 नौकरों, एक दीवार तोड़ने वाले कारीगर और एक सपेरे को बुलाएं। धनी व्यक्ति ने ऐसा ही किया। तब साकुजो ने चारों नौकरों से कहा कि इस पलंग को कमरे के दूसरे कोने में रख दें। उन्होंने पलंग को उठाकर दूसरे कोने में रख दिया। दीवार तोड़ने वाले कारीगरों को पलंग के सिरहाने वाली दीवार का छेद दिखाते हुए कहा कि अब इस जगह से नीचे तक की दीवार को धीरे धीरे तोड़ दो। और उसने सपेरे से कहा कि इस दीवार से एक सांप निकलेगा, तुम उसे पकड़कर अपनी टोकरी में रखकर वो यहां से दूर चले जाना। धनी व्यक्ति साकुजो द्वारा बताए गए कामों को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी लड़की के इलाज से इन सब का क्या संबंध है, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। सोचा, क्या पता इस सब से ही कुछ चमत्कार हो जाए। कारीगर ने जैसे ही दीवार के छेद को कुछ बड़ा किया तो छेद में से एक बड़े सांप ने अपना फन बाहर निकाल दिया और बाहर आने की कोशिश करने लगा। उस बड़े सांप के मुंह को देखकर धनी व्यक्ति की तो चीख ही निकल गई। तब साकुजो ने सपेरे से कहा कि वह अपने चिमटे से पकड़कर सांप को निकालकर टोकरी में बंद करके बाहर ले जाए। सपेरे ने तत्काल अपना काम शुरू कर दिया। उसने चिमटे में सांप का मुंह फंसाकर खींचना शुरू कर दिया। सभी के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने एक बहुत लंबे सांप को उस छेद से बाहर निकलते हुए देखा। सपेरे ने उसे अपनी टोकरी में रखकर उसका मुंह कसकर बंद कर दिया और धनी व्यक्ति से अपना इनाम लेकर चला गया। तब दीवार वाले कारीगर ने वह छेद अच्छी तरह से बंद कर दिया। तब साकुजो ने नौकरों से कहा कि वह लड़की के पलंग को फिर से पुरानी जगह पर रख दे। लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में सो रही थी। तब साकुजो ने धनी व्यक्ति को सारी बात समझाई कि इस सांप की जहरीली सांसों के कारण ये लड़की बेहोश हो गई थी और फिर से होश में नहीं आ पा रही थी। अब कृपा करके आप मुझे बढ़िया अगरबत्ती, कपूर और लोबान मंगवा दें। उसके धुएं से इस कमरे का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद लड़की की बेहोशी भी दूर हो जाएगी। धनी व्यक्ति ने अपने नौकरों से कहा कि ये सभी चीजें जल्दी से लेकर आओ। कुछ ही देर में सामान आ गया। साकुजो ने उस कमरे में सुगंधित अगरबत्तियां जला दी। उनसे कमरे का वातावरण शुद्ध होने लगा। कुछ देर बाद लड़की की बेहोशी कुछ कम होने लगी। उसने अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए तो धनी व्यक्ति खुशी से पागल हो गया। उसने पहले तो साकुजो को गले से लगा लिया और उसे बार बार झुककर धन्यवाद कहा। तब वह अपनी लड़की के सिरहाने जाकर बैठ गया और बड़े प्यार से उसका नाम लेकर पुकारने लगा। अपना नाम सुनकर अचानक उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और अचकचाकर उठ बैठी। उसने अपने सामने एक अजनबी युवक को मुस्कुराते हुए देखा तो वह कुछ समझ नहीं पाई कि ये व्यक्ति उसके कमरे में कहां से आ गया है। तब उसके पिता ने उसे सारी बात बताई। तब लड़की ने भी बैठे बैठे ही अपना सिर झुकाकर उससे धन्यवाद कहा। धनी व्यक्ति ने बाहर आकर जब सबको अपनी बेटी के होश में आ जाने की बात बताई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे डॉक्टर, हकीम, वैद्य जिन्होंने साकुजो का मजाक बनाया था अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। घर में खुशियां मनाई जाने लगी और बड़े उत्सव की तैयारी होने लगी। धनी व्यक्ति ने साकुजो को नए कपड़े देकर कहा कि वह भी नहा धोकर उत्सव के लिए तैयार हो जाए। उधर लड़की की माँ और उसकी सहेलियां लड़की से मिलने उसके कमरे में गई। सभी की खिलखिलाहट भरी हंसी से उदास घर में बाहर सी आ गई। अब लड़की पूरी तरह से होश में आ गई थी। उसकी माँ ने उसे नए कपड़े दिए और कहा कि जल्दी से उत्सव के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही देर बाद सभी लोग घर के आंगन में इकट्ठे हो गए और उत्सव शुरू हो गया। संगीत की मधुर आवाज से सारा वातावरण गूंज रहा था। नए नए कपड़ों में लड़की और साकुजो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। लड़की की माँ ने अपने पति के कान में कुछ कहा तो धनी व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो गया। उसने उठकर हाथ की ताली बजाकर सबसे अपनी बात सुनने का आग्रह किया। सभी नाचते गाते लोग रुक गए। तभी धनी व्यक्ति ने कहा कि इस
युवक साकुजो के कारण मेरी बेटी की जान बच सकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का विवाह साकुजो के साथ हो जाए। सभी लोगों ने इस प्रस्ताव पर प्रसन्नता व्यक्त की। साकुजो ने भी हाँ कर दी और जब साकुजो अपनी पत्नी के साथ अपने गांव लौटा तो उसकी मां की खुशी का ठिकाना ही न था। वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। ये थी कहानी जापान की लोक कथाओं से चुनी गई जादुई टोपी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।